नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपको तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपको कहानी में आनंद बहुत आने वाला है। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए रोज लेकर आता रहता हूँ। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। इसकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी। वह पुत्री इतनी सुंदर थी कि जिसको देखकर चांद भी शर्मा जाया करता था। जो भी देखता वो उसकी सुंदरता में मंत्रमुग्ध हो जाया करता। एक बार राजा के यहाँ दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा था, जिसका आयोजन राजा ने राज्य महल में ही करवाया था और उसका न्योता अपनी सभी प्रजा को दिया था, जिसमें चाहे बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग हों, सबको राजा ने बुलाया था। उसी में एक लड़का भी जाता है जो कि राज्य के जो बनिया था उसका पुत्र था, और उसके साथ एक लोहार का भी लड़का जाता है। जब वे दोनों महल के अंदर जाते हैं और जहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा होता है, जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो राजकुमारी को देखते हैं, जिसको देखते ही बनिए का लड़का जो था एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसे में उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, ना ही उसको त्योहार दिखाई देता है, ना ही उसको वहाँ पर आए हुए लोग दिखाई देते हैं। वो एकदम बेचैन सा हो जाता है। तो ऐसे में उसका जो साथी था लोहार का लड़का उससे पूछता है कि मित्र, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम बहुत चिंतित और बहुत घबराए हुए दिख रहे हो। तो बनिया का लड़का जवाब देता है कि मित्र, मैंने जब से इस राजकुमारी को देखा है तब से मैं पता नहीं कैसा अपने ऊपर महसूस कर रहा हूँ। हमको राजकुमारी इतनी अच्छी लग रही हैं कि हमारा उनके साथ ब्याह रचाने का मन कर रहा है। लोहार का लड़का तुरंत उस लड़के का मुंह पकड़ लेता है, कहता है कि थोड़ा धीरे बोलो, अगर यहाँ पर कोई भी सुन लेगा हम सबको ऐसी बातें करते हुए तो हमारा सर तुरंत कलम कर दिया जाएगा। ऐसे में जो बनिया का लड़का होता है वह एकदम सहम सा और डर सा जाता है। जब राजा के यहाँ वह कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, तो वो दोनों भी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो बनिया का लड़का होता है उसको ना ही नींद आती है रात में और ना ही भोजन प्रिय लगता है उसको खाने में। वो एकदम केवल राजकुमारी के वियोग में ही पड़ा रहता है, ना ही उसे अपने मित्र के पास जाने की इच्छा लेती है। ऐसे में एक दो दिन बाद लोहार का जो लड़का होता है वो बनिया के लड़के के घर जाता है और पूछता है कि मित्र, ऐसी क्या बात आज पड़ी है कि आप एक दो दिन से ना हमारे पास आ रहे हो, ना ही कोई संदेशा भेजा। ये बातें सुनकर उसकी आंखें भर जाती हैं और वह रोते हुए कहने लगता है कि मित्र, मैंने जब से उस राजा के पुत्री को देखा है तब से मुझे पता नहीं क्या होता है, अब जीने की इच्छा नहीं रही मित्र। अब केवल या तो राजकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छा है या तो सीधे मृत्यु को सिधार जाने की इच्छा होती है मित्र। इसी वजह से आपसे मिलने नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि संसार की सारी चीज़ें हमें राजकुमारी के आगे एकदम फीकी सी लगती हैं। लेकिन मित्र, ये मत समझना कि तुम मेरे लिए उतने खास नहीं हो जितने पहले हुआ करते थे, तुम भी उतने ही खास हो। यह सुनकर लोहार का लड़का घबरा सा जाता है और कहता है
कि मित्र, हमारे पास एक योजना है, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई भी है। ऐसे में दूसरा लड़का तुरंत कहता है कि मित्र बताओ, कोई भी कठिनाई रहेगी तो मैं उसे पार कर लूँगा। तो लोहार का लड़का कहता है कि मित्र, मैं आपको राजकुमारी से मिलवा सकता हूँ, लेकिन केवल एक बार मिलवा सकता हूँ, बार बार नहीं मिलवा सकता हूँ। तो बनिया का लड़का कहता है, एक बार ही केवल मिलवा दो, चाहे जैसे, मैं अपनी जान पे खेल कर भी राजकुमारी को मिलना चाहूँगा। लोहार का लड़का, जो कि लकड़ी गढ़ने का काम करता था, वह एक बहुत ही सुंदर सा गरुड़ बनाता है, जिसमें थोड़ी सी आधुनिकता डाल के उसमें रस्सी और पंख भी लगा देता है, जिससे वह गरुड़ थोड़ा श्रम लगाने पर उड़ता भी था। और वह लड़का उस गरुड़ को बनिया के लड़के को दे देता है। कहता है कि मित्र, जब मध्य रात्रि हो तब आप इस गरुड़ पे सवार होके और इसके पंखों को चलाते हुए आप सीधे राजा के आंगन में उतर सकते हैं। और मैंने पता लगाया है कि आंगन के ठीक बाएं साइड राजकुमारी का कमरा है। यह सुनकर बनिया का लड़का बहुत ही प्रसन्न होता है और सीधे मध्य रात्रि के इंतजार में लग जाता है। जैसे ही मध्य रात्रि होती है, वह लड़का गरुड़ पे सवार होकर राजा के आंगन में उतरता है और जैसा कि उसके मित्र ने बताया था, ठीक उसी के सामने जाके दरवाजे को खटखटाता है। तो अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है बाहर। तो वह लड़का कहता है कि आइए देखिए कौन है बाहर। तो राजकुमारी कहती हैं कि पहले अपना नाम बताओ, तभी यह दरवाज़ा खुलेगा। तो वह लड़का कहता है कि मेरा नाम विष्णु है, मैं क्षीर सागर से आया हूँ। तो यह सुनकर राजकुमारी थोड़ा सहम सा जाती हैं और तुरंत आकर दरवाजे को खोल देती हैं। जब उस लड़के की नज़र राजकुमारी के ऊपर जाती है और राजकुमारी की नज़र उस लड़के पर और फिर बगल में लकड़ी के बने हुए गरुड़ पर जाती है, तो रात के अंधेरे में वो एकदम चौंक सी जाती हैं। उस लड़के को अपने कक्ष के अंदर ले जाती हैं और दरवाज़ा बंद कर लेती हैं और फिर उस लड़के से पूछती हैं कि आप सही सही बताइए कि आप कौन हैं। वह लड़का कहता है, हे राजकुमारी, मैं वही विष्णु हूँ जो क्षीर सागर में निवास करते हैं। मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी को वहाँ पे छोड़ के आया हूँ, क्योंकि मैंने आपकी सुंदरता को देखा तो मुझे सारे संसार में आपसे ज़्यादा सुंदर कोई स्त्री नहीं दिखी। इसी वजह से मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपसे मिलने चला आया। तो इस बात को राजकुमारी जब सुनती है तो वह बहुत प्रसन्न हो जाती है। मन ही मन तमाम सपने सजाने लगती हैं। पहली ही मुलाकात में उन लोगों में एक मजबूत सा संबंध बन चुका था और फिर पुनः अगली रात्रि को भी वह लड़का वैसे ही पहुंचता है। ये बात लगभग 2-3-4 दिन तक चलती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जो राजकुमारी की दासी होती है, उसको थोड़ा शंका होने लगती है कि जैसे लगता है कि राजकुमारी रात में किसी मर्द से बात करती हैं। तो वो यह बात जाके रानी को बताती है और रानी सोचती है कि ऐसा कौन हो सकता है जो कि मध्य रात्रि हमारे घर आके हमारी पुत्री से बात करता है। तो रानी को इस बात पे पूर्णतः विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन जब वह अपनी पुत्री को आईने में देखकर मुस्कुराते हुए देखती हैं, तो उनको भी शंका सी हो जाती है और वह भी अगली रात्रि को उसका इंतजार करने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। जब वह आता है तो उनकी पुत्री उसको अंदर कर लेती हैं और दरवाजे को बंद कर लेती हैं। लेकिन
रानी कमरे में नहीं जाती है। जब वह चला जाता है तब वह अपने पुत्री से जाकर पूछती है कि पुत्री, यह कौन है जो तुमसे मध्यरात्रि को मिलने आता है? तो उसकी पुत्री हंसते हुए और काफ़ी हर्षोल्लास भरे मन से जवाब देती है, माँ, वो और कोई नहीं, स्वयं विष्णु हैं। जैसे ही राजकुमारी रानी को यह बात बताती है, रानी एकदम मगन सी हो उठती है। वो सोचती है कि हमारे घर तो विष्णु आते हैं, हमारी पुत्री को विष्णु पसंद करते हैं। हमारी पुत्री इतनी सुंदर है कि स्वयं विष्णु को धरती पर आना पड़ रहा है। और फिर कुछ दिनों बाद उस राज्य पर दूसरे राज्य की दुश्मन सेना आक्रमण कर देती है और राजा एकदम चिंतित हो जाता है और आके अपने रानी से कहता है कि जल्दी से जल्दी आप सभी लोग और जितनी स्त्रियां हैं तैयार होकर दूसरे रास्ते से इस राज्य को छोड़कर भाग चलते हैं, नहीं तो जो सेना आ रही है वह बहुत ही खतरनाक है और हम सबको मार डालेगी और महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ भी करेगी। रानी ये बात सुनकर डर जाती है, लेकिन फिर वह कहती है, हे राजन, मैं आपसे कई दिनों से एक बात बताना चाहती थी और हमें लगता है कि यह बात बताने का सही समय यही है। ऐसा कहते हुए रानी बोलती है कि आप चिंतित ना होइए, आपकी पुत्री से स्वयं भगवान विष्णु रात को मिलने आते हैं। मैं अपनी पुत्री से बोल दूंगी, वो भगवान विष्णु से कह के सारी समस्याओं का हल निकाल लेगी। ये बातें सुनने के बाद राजा बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और अपनी रानी से कहता है कि आप तुरंत जाके पुत्री से ये सारी बातें और जो समस्याएं हमारे राज्य पर आ गई हैं बता दो, ताकि वह जब भगवान विष्णु उसके कमरे में आए तो उनसे सारी समस्याएं बता दे। रानी तुरंत अपने पुत्री के पास जाके इन सारी समस्याओं को विस्तार पूर्वक समझा देती है और उसकी पुत्री कहती है कि ठीक है, मैं उनको आने के बाद सारी समस्याएं बता दूंगी। और फिर जब वह लड़का आता है तो राजकुमारी उससे सारी बातें बता देती हैं विस्तार पूर्वक। वह लड़का इन सारी बातों को सुनने के बाद घबरा जाता है कि अब तो मुझे युद्ध करने भी जाना पड़ेगा, जो कि मैं कभी सीखा तक नहीं हूँ। मैंने कभी एक मच्छर तक नहीं मारा, तो मैं उतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ूंगा। लेकिन वह लड़का अपने मन में एक विचार करता है कि यदि मैं यहाँ अपनी सारी सच्चाई बता देता हूँ तब भी मारा जाऊँगा, और यदि मैं युद्ध भूमि में जाता हूँ तब भी मारा जाऊँगा। लेकिन सच्चाई ना बता के युद्ध भूमि में मारा जाना मेरे लिए उचित होगा। इसलिए वह लड़का राजकुमारी से कहता है कि मैं तैयार हूँ, मैं आपके राज्य पर आए हुए सभी संकट को खत्म कर दूंगा। और उस लड़के के लिए राजा तुरंत रथ का प्रबंध करवाते हैं और वह युद्ध भूमि की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन इसी बीच स्वयं भगवान विष्णु इन सभी घटनाओं को देख रहे होते हैं और इस घटना की इस कड़ी से स्वयं भगवान विष्णु भी चिंतित हो जाते हैं कि ये लड़का जो अपने आप को स्वयं विष्णु बताता है, यदि युद्ध भूमि में मारा जाता है तो सारे संसार की मुझसे आस्था उठ जाएगी। फिर स्वयं विष्णु भगवान धरती पर आके जो विरोधी सेनाएं उस राजा के राज्य पर आक्रमण करने आई थीं, उनका विनाश कर देते हैं और फिर अपने धाम को चले जाते हैं। लेकिन जब वह लड़का युद्ध भूमि में पहुंचता है तो देखता है कि विरोधी सेना सारी जितनी की जितनी है सब मरे पड़े हुए हैं। वह देखते ही बहुत प्रसन्न हो जाता है
और फिर तुरंत देरी ना किए बिना वहाँ से वापस अपने राज्य की तरफ लौट जाता है। जब वह राज्य में लौटता है तो उसकी खूब जय जयकार होती है। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर देता है और अपना राज्य और अपना सारा कार्यभार उस लड़के को सौंप देता है। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इसी प्रकार की कहानियाँ हम रोज़ अपने चैनल पे लाते रहते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।